आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके क्रियात्मक प्रश्नों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको केवल संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है और प्रश्न में ये लिखा है 31 मार्च 15 को आनंद लिमिटेड की निवल आय 5 लाख रुपए थी। ये लाभ है, वर्ष का लाभ। वर्ष के दौरान ह्रास था 2 लाख रुपए। संपत्ति को बेचने से 50,000 का फायदा हुआ। व्यापारिक प्राप्य में 40,000 की वृद्धि हुई और व्यापारिक देय में 60,000 की वृद्धि हुई। तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा रोकड़ प्रवाह को परिकलित कीजिए। तो इसमें दो विधि होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हम लोग अप्रत्यक्ष विधि से ही देखते हैं इसको। तो इस सवाल को देखेंगे और इसका सवाल बनाने के पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पेज नंबर 266 में आप लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट को आप लोगों को अच्छी रीति से पढ़ लेना है 4 से 5 बार, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वर्ष का लाभ। उसके बाद कुछ समायोजन होते हैं, जैसे कि ह्रास है उसको जोड़ देते हैं और जो क्या क्या मदों को हम लोग जोड़ते हैं और किन किन मदों को हम लोग घटाते हैं। जैसे हमारे प्रश्न में दिया हुआ है ह्रास, तो ह्रास को हम लोग जोड़ देंगे। और दिया है संपत्ति के विक्रय से लाभ, तो उसको हम लोग घटा देंगे। उसके बाद अगला आता है चालू संपत्ति में कमी, चालू दायित्व में वृद्धि, चालू संपत्ति में वृद्धि, चालू दायित्व में कमी। इसका एक सिंपल फंडा है, यदि संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग घटा देंगे, यदि संपत्ति में कमी हो रही है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। दूसरा दायित्व की बात करें, यदि दायित्व में वृद्धि हो रही है तो हम लोग भी प्लस करेंगे, यदि कमी हो रही है तो हम लोग भी कम करेंगे। बस इसी फंडा को याद रखिए, आप लोग का सवाल बनते जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है कर और असाधारण मद के पूर्व लाभ। कर के पूर्व और असाधारण मदों के समायोजन के पूर्व का लाभ 5 लाख प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप है गैर रोकड़ और गैर संचालन मदों का समायोजन, जिसको अभी आप लोगों को मैंने समझाया। ह्रास लिखा है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे 2 लाख, तो ये हो गया 7 लाख। उसके बाद इसमें स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ लिखा हुआ है तो उसको माइनस करेंगे और वो है 50,000, तो ये आएगा 6,50,000। और ये जो 6,50,000 है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व का संचालन लाभ है। अब इसमें हम लोग कार्यशील पूंजी में परिवर्तन किन कारणों से हुआ, मैंने आप लोग को एक सिंपल रूल बताया है। संपत्ति में वृद्धि होगा तो हम लोग उसको कम करेंगे, संपत्ति में यदि कमी होगा तो हम लोग उसको प्लस करेंगे। दायित्व के लिए दायित्व में वृद्धि होगा तो हम लोग भी प्लस करेंगे, दायित्व में कमी होगा तो हम लोग भी माइनस करेंगे। तो यहाँ दायित्व में वृद्धि हो रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे 60,000 रुपया, और साथ ही संपत्ति में वृद्धि हो रहा है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे 40,000। तो कर के पूर्व संचालन से उत्पन्न रोकड़ 6,70,000। और यदि प्रश्न में आयकर का भुगतान यदि दिया हुआ है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है प्रश्न में। तो इस प्रकार संचालन क्रियाओं से उत्पन्न जो शुद्ध रोकड़ है वो 6,70,000 रुपया आएगा। इसके साथ एक और प्रश्न भी दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई जानकारी से आप रहते के लिए रोकड़ भुगतान की गणना कीजिए। प्रारंभ में रहतिया दिया हुआ है, उधार क्रय दिया है, अंत में रहतिया दिया हुआ है, प्रारंभ में व्यापारिक देय और अंत में व्यापारिक देय। तो इसमें हम लोगों ने रहतिया के लिए कितने रोकड़ का भुगतान किया है उसमें हम लोग 3 मदों को शामिल करेंगे। एक तो प्रारंभ में कितना व्यापारिक देय था, अंत में कितना व्यापारिक देय है, और उधार क्रय हमने कितना किया है। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना भुगतान किया था। ये 2 मदों के हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वर्किंग नोट्स है, केवल ये सवाल जो है ये एक वर्किंग नोट्स का सवाल है, केवल वर्किंग नोट्स बनाना है, इसीलिए कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। प्रारंभ में व्यापारिक देय था 14,000 प्रश्न में दिया हुआ है। साल भर में हमने उधार क्रय किया 1,60,000, तो 1,74,000।
और अंत में व्यापारिक देय है 14,500। तो इसीलिए रहतिये के लिए जो रोकड़ का भुगतान हमने किया है वो है 1,59,500। ये एक प्रकार का वर्किंग नोट्स है जिसको हमने बनाया है। तो इस प्रकार पिछले प्रश्न में आप लोग को फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। पेज नंबर 266 निकाल लीजिए आप लोग। ये फॉर्मेट याद रहेगा तो आप लोग को बहुत आसानी से बन जाएगा। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, इसमें पहला चरण में आता है कर और असाधारण मद के पूर्व का लाभ हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा। उसके बाद गैर रोकड़ और गैर संचालन मदों का समायोजन, अर्थात ऐसे मद जो रोकड़ से संबंधित नहीं है, जैसे कि ह्रास है, ख्याति है, आयोजन है, डूबत ऋण है, इसका रोकड़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका हम लोग समायोजन करते हैं, अर्थात ह्रास, जैसे कि एक मद समझा रहा हूँ, ह्रास रोकड़ मद नहीं है लेकिन इसको लाभ हानि खाते में घटाया जाता है, जबकि इसका रोकड़ से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग प्लस करते हैं। उसके बाद घटाते क्या क्या है, लाभांश प्राप्त, ब्याज प्राप्त, किराया प्राप्त, ये सब चीज़ों को घटाया जाता है। स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, ये संचालन मद नहीं है इसीलिए इसको घटाया जाता है। संपत्ति से प्राप्त विक्रय जो होता है वो संचालन क्रियाओं से संबंधित नहीं है, ना तो लाभांश है ना तो ब्याज है। तो ये सब चीज़ें जो है संचालन से संबंधित नहीं है, गैर संचालन मद हैं। तो इसीलिए इनसे यदि जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग घटा देते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में जो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन है, इसमें मुख्य रूप से चालू संपत्ति और चालू दायित्वों को किया जाता है, समायोजन किया जाता है। कुछ को हम लोग प्लस करते हैं और कुछ को माइनस करते हैं। प्लस किसको करते हैं, यदि संपत्ति में कमी हो रही है तो प्लस क्यों होगा, अर्थात हमने संपत्ति को बेचा है, चालू संपत्ति को, और संपत्ति में कमी होगी तो हम लोग प्लस करेंगे, संपत्ति में वृद्धि होगी तो हम लोग माइनस करेंगे। चालू संपत्ति में कमी होगी तो हम लोग प्लस करेंगे, और यदि चालू संपत्ति में कमी हो रही है तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चालू दायित्व में वृद्धि हो रही है, तो उसको प्लस करेंगे, और कमी हो रही है तो हम लोग भी माइनस करेंगे। बस उसके बाद यदि आयकर लिखा है तो उसको घटा देना है, और उसके बाद हमको संचालन क्रियाओं से प्राप्त शुद्ध रोकड़ पता चल जाएगा।